तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वनाथ और इस नई क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यह लेक्चर हमारा क्लास 12th ईंटें मन के अस्थिय हड़प्पा सभ्यता का हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है और यह हमारा 5वां लेक्चर है। अब तक हम लोगों ने कुल 4 लेक्चर को अटेंड कर चुके हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद एक क्लास होगा हम लोगों का सिर्फ MCQs क्वेश्चंस का। तो हम लोग बैक थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि हम लोग पीछे वाला क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं। तो हम लोग पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, जो हम पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, जो हमारा बैक का क्लास था उसमें हम नगर नियोजन के बारे में जाना था। हमने सड़क योजना, जल निकास प्रणाली, स्नानागार, अन्नागार, ईंटें, फिर सामाजिक जीवन के हड़प्पा के लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसी उसकी वेशभूषा है, ये सारी जो हम लोग जान चुके हैं। और आर्थिक जीवन भी हम लोगों ने देखा था कि वो लोग क्या करते हैं, क्या मतलब कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर, पशुपालन, शिल्प उद्योग धंधे भी क्या करते थे, व्यापार और वाणिज्य भी क्या करते थे। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, मतलब हड़प्पा सभ्यता अंत की ओर कैसे गई, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो ये आज का हम हमारा लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए हमारे इस नए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन किस प्रकार हुआ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मेन टॉपिक यही है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम सब में भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में बताएं, पतन के कारण लिखे। तो ऐसे ये टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन। तो हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतोन्मुख रही, मतलब पतोन्मुख रही। ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य तक यह सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई। हड़प्पा सभ्यता के काल एवं निर्माताओं की तरह ही इसके पतन को लेकर भी विभिन्न विद्वान एकमत नहीं है। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो पतन के बारे में कोई एक साक्ष्य नहीं मिला है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इस कारण से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। चलिए जो हम लोग आगे देखेंगे। जो सर्वश्री मार्शल मैक एवं SR राव हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण नदी की बाढ़ बताते हैं। तो नदी की बाढ़ जो है वो मार्शल, मैक, SR राव हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में कारण बताते हैं कि नदी में बाढ़ के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, ये लोग का मानना है। तो चूंकि अधिकांश नगर नदी के तट पर बसे हुए थे जिनमें प्रति वर्ष बाढ़ आती थी, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि इनका अनेक बार पुनर्निर्माण हुआ। मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्रति वर्ष बाढ़ के कारण जमा हुआ बालू की परत मिली है। मैक महोदय को चुंदड़ू में बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार SR राव भी लोथल, भगजाव व आदि से भीषण बाढ़ का साक्ष्य मिला है। अंततः इनका संयुक्त निष्कर्ष है कि बाढ़ ही इस नगरीय सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण था। तो मार्शल, मैक एवं राव जी जो हैं उसका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत नदी में बाढ़ के कारण हुआ था, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जो महत्वपूर्ण नगरें थी हड़प्पा सभ्यता की, बहुत सारी नगरें जो है वो नदियों किनारे बसी थी और नदियों में प्रति वर्ष बाढ़ आता था। ऐसा मतलब इन तीनों का मानना है। चलिए आगे देखते हैं। तो नदी में आने वाले बाढ़ को यदि पतन का प्रमुख कारण माना जाए तो यह प्रश्न उठता है कि वे नगर जो नदियों के तट पर अवस्थित नहीं थे उनका पतन कैसे हुआ। अंततः निश्चित ही इस सभ्यता के पतन के लिए कुछ अन्य कारण भी उत्तरदायी रहे होंगे। इस तारतम्य में वेलर, गार्डन चाइल्ड एवं पिगट आदि विद्वान ने बाह्य आक्रमण को पतन का कारण माना है। जो बाहर के आक्रमण के पतन का कारण माना है वो माना है वेलर, गार्डन चाइल्ड और पिगट। ये मानते हैं कि बाहर से आक्रमण होने के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता की पतन का कारण हुआ। पुरातत्व
से संकेत मिला है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया व वहाँ के लोगों की हत्या की गई। व्हीलर के अनुसार 1500 ईस्वी पूर्व आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया एवं वहाँ के लोगों को मार डाला, ऐसा जो है व्हीलर का मानना है। एरन स्टाइन, एन घोष आदि विद्वान जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा संस्कृति की विनाश का कारण मानते हैं। M.R. सहनी जी भूतत्व वैज्ञानिक जल प्लावन को इस सभ्यता की पतन का कारण मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स एवं H.T. लैम्ब्रिक के अनुसार नदियों के मार्ग में हुए परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का कारण बना। इनके अलावा समय समय में आने वाले भूकंप भी नगर का विनाश का कारण हुआ। तो मतलब इसका कोई भी विद्वान ने ऐसा नहीं बताया कि इसी का कारण से ही मतलब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। हड़प्पा सभ्यता का अंत बोल सकते हैं कि भूकंप के कारण हुआ या फिर जल के कारण, नदी में बाढ़ आने के कारण बोल सकते हैं, फिर जलवायु परिवर्तन। तो ऐसा आप बना के भी लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कई विद्वानों ने मतलब निम्नलिखित दिया कि कोई विद्वान ने बोला कि जलवायु परिवर्तन से हुआ, किसी ने नदी में बाढ़ आने के कारण, सूखा के कारण, बाहरी आक्रमण के कारण। तो ऐसे आप लोग खुद से भी बना के इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। चलिए हमारे इस नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ लिए, अब उससे हमारी क्या हमें सीखने को मिलती है कि पुराने ज़माने के विज्ञान कैसे थे और तकनीक कैसी थी, प्रौद्योगिकी कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा गया है। नगरीय सभ्यता का ही प्रमाण है कि इस संस्कृति के निर्माताओं ने विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की थी। विज्ञान एवं तकनीक प्रगति को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट बिंदु है वो है लिपि। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, मगर यह लिपि पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। कई ऐसी मुद्राएं मिली है जिन पर यह लिपि अंकित है। धातुक्रम। सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल लोथल से तांबे एवं कांसे की कुछ वस्तुएं मिली हैं। मोहनजोदड़ो से भी 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की एक नर्तकी बाल की मूर्ति मिली है। इससे पता चलता है कि वे कच्ची धातु से शुद्ध तांबे निकालने की तकनीक से परिचित थे। तांबा चूंकि 1083 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, अतः निश्चित रूप से यह वे इतना ताप पैदा करने के तकनीक से परिचित रहे होंगे। संभवतः सिंधुवासी राजस्थान स्थित तांबे की खदानों से कच्ची धातुएं प्राप्त करते थे, खेतड़ी। तो मतलब इसमें माना गया है कि जो प्राचीन जमानों में भी ऐसी उच्च तकनीकों का उपयोग किया जाता था। जैसे कि हम जानते हैं कि 75 से 90% तक तांबे में 10 से 25% तक टीन SN मिलाने पर कांसे तैयार होते हैं। अतः सिंधु सभ्यता में कांसे की मूर्ति का मिलना इस बात का संकेत करता है कि वे लोग मिश्रित धातु कांसा बनाने की तकनीक से भी परिचित थे। तो प्राचीन जमानों में भी इन लोगों का यह ज्ञान था कि तांबा कैसे बनाया जाता है या फिर कि कांसे के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, तांबे को कैसे पिघलाया जाता है 1083 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये सारी जो विज्ञान या फिर प्रौद्योगिकी जो है प्राचीन जमाने में भी प्रचलित थी। उन लोगों को पता था हड़प्पा वासियों क्योंकि कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाया जाता था। वाहन। मोहनजोदड़ो में बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, जो इस बात का द्योतक है कि वे लोग आवागमन अथवा मालवाहक के उपयोग हेतु वाहन निर्मित तकनीक से परिचित थे। गोदी एवं नौका। लोथल में ईंट से निर्मित 128 मीटर लंबे एवं 37 मीटर चौड़ी एक आयताकार गोदी मिली है। इससे पता चलता है कि वे नौके एवं गोदी निर्माण की तकनीक से परिचित थे। मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पे नाव का चित्र बना हुआ है। इन नावों द्वारा विदेशियों से व्यापार होता होगा। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में मेलुहा के साथ व्यापार संबंधी की चर्चा है। इसका परिणाम एक ही यह भी है कि लोथल से फारस की मुद्रा मिली है। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की सीले मिले हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की विशेषताएं मिली है। तो ये हमारा जो
प्रमाण मिलता है कि बाहरी व्यापार भी किया करते थे, जैसे कि बाहर से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी, जो नई नई सभ्यताएं थी तभी उन लोगों से भी व्यापार सिंधु वासियों का था। तो प्राचीन जमाने की तकनीक इतनी उच्च तकनीक थी, ये हमें हड़प्पा सभ्यता की अवशेषों से पता चलता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का माप और तौल। माप तौल की तकनीक का ज्ञान। हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल की तकनीक से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में करीब 150 बाटे मिले हैं। सबसे बड़ा बाटा 1375 ग्राम का है, सबसे छोटा बाटा 0.87 ग्राम का है। यह बाटे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में थे। यहाँ 16 के अनुपात का विशेष महत्व रहा है। 16 घटका का 1 सरे होता था एवं 16 आने का 1 रुपया होता है। हड़प्पावासी माना भी जाते थे कि बराबर दूरी पर माप लगाने दंड प्राप्त हुआ है। लंबाई के लिए इकाई 1 फुट थी, जिसमें 37.60 सेमी होती थी। एक हाथ की इकाई लगभग 51.8 सेंटीमीटर से 53.6 सेंटीमीटर तक होती थी। तो ये थी जो हड़प्पा की माप तौल की प्रणाली और दूरी मापने की दंड या फिर फुट बोल सकते हैं। और जो हमारा छठा पॉइंट है कि नगर योजना। मोहनजोदड़ो नगर एक योजना के अनुसार निर्मित था। सड़कें सीधी और चौड़ी थी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के किनारे पक्की ईंटों के बने ढके नालियाँ थी। मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है, अतः ये लोग पक्के ईंटों के निर्माण की तकनीक से भी परिचित थे एवं इन्हें रेखा गणित का भी ज्ञान था। तो प्राचीन ज़माने में हम लोग देखते हैं कि ऐसी तकनीकें थी जो आज के ज़माने में भी नहीं है कहीं कहीं पे। तो वहाँ से हमें सीखने को बहुत चीज़ मिलता है कि आज का जो तकनीक है, जैसे कि आजकल बहुत सारे जगहों में पानी भर जाता है, शहरों में भी बहुत जगह पानी भर जाता है, लेकिन जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में सुव्यवस्थित नगर बसाया गया था। आजकल के ज़माने में भी ऐसे नगर को बसाने की ज़रूरत है। तो सातवां पॉइंट है हमारा कि चिकित्सा ज्ञान। सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों से मोहनजोदड़ो के शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ साथ कई व्याधियों को दूर करने में सहायक है, अतः यह संभावना भी है कि सिंधुवासी चिकित्सा विज्ञान से भी परिचित रहे होंगे। कालीबंगा से एक ऐसा कपाल प्राप्त हुआ है जिसको कि मस्तिष्क शोथ की बीमारी थी, अतः संभवतः है कि इसे मस्तिष्क पर इस बीमारी से संबंधित कोई शोध किया गया हो। आठवां पॉइंट है हमारा हड़प्पा वासियों द्वारा विहित सिंचाई के साधन। हड़प्पावासी जलाशय, कुएं और नहर द्वारा सिंचाई करते थे। अफगानिस्तान के सोर्तुगई से नहर का अवशेष मिला है। धौलावीरा गुजरात में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि कृषि की सिंचाई हेतु जलाशय का उपयोग होता था। कुछ स्थलों पर कुएं द्वारा सिंचाई का प्रमाण मिलता है। तो सिंचाई भी जो पुराने ज़माने में कुएं से किया जाता था, नहर के द्वारा होता था, जलाशय के द्वारा होता था। तो ये सारी जो है हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, और ये हमारे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि हड़प्पा सभ्यता को कैसा सभ्यता कहा जाता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नई धातुओं से इन लोगों को कुल्हाड़ी, चाकू, बी, हंसिया जैसे शस्त्रों का निर्माण किया। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम बोल सकते हैं वो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व है। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में एक है। फिर भी इतनी टेक्नोलॉजी वहाँ की लोगों को पता थी कि कैसे शहर बसाना है, किस प्रकार हमें बर्तन बनाना है, तांबा का ज्ञान था, कांसा का ज्ञान था, ये एक अद्भुत है। तो आज का जो हमारा चैप्टर होता है, ये फुल चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो जाएगा इसमें, और इसी क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ MCQs लाया हूँ। तो कुछ MCQs को देखेंगे और ये इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ MCQs लाऊंगा, और तो उसके बाद हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कुछ MCQs को देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट MCQ है, हड़प्पा टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया, तो वो चार्ल्स मेसन ने। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राखालदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिमाण मिला है, तो हल का परिमाण कहाँ से मिला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा में।
जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। तो जो हमारा आज का लेक्चर था वो समाप्त हो गया। और इस तरह लेक्चर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, अगर रह गया है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए और हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिए। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारा होगा इस चैप्टर का MCQ के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।